कंज्यूमर इंड का मतलब समझिए, कंज्यूमर इंड मतलब कि थ्री फेज फोर वायर जो होता है हाउस में, जो होता है हाउस, जो हम लोग का कनेक्शन रहता है वो वहीं पे होता है 6 वोल्टेज, 6% का टॉलरेंस होता है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा कि द रेटेड वोल्टेज ऑफ थ्री फेज पावर सिस्टम इज गिवन बाय, जो थ्री फेज कह रहा है कि थ्री फेज पावर सिस्टम इज गिवन बाय, जो थ्री फेज जो होता है द रेटेड वोल्टेज ऑफ थ्री फेज पावर सिस्टम, जो थ्री फेज पावर सिस्टम होता है उसमें जो होता है, जो वोल्टेज होता है आरएमएस टू लाइन वोल्टेज होता है। लाइन टू लाइन वोल्टेज मतलब कहें तो जैसे कि समझिए कि यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, आर वाई बी जो वोल्टेज होता है, आर वाई बी हो गया। आर वाई बी का मतलब तो फेज टू फेज वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज का मतलब समझिएगा कि ये दोनों का भी जो वोल्टेज हो गया वो लाइन टू लाइन वोल्टेज हो गया, तो वही हो जाता है आर एम एस लाइन टू लाइन वोल्टेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पॉइंट और द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है इसमें चेक करना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है कौन, द मैग्नेटिक फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल कॉइल, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिज्म फोर्स होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्किल कॉइल, सर्किल कॉइल का जो होता है, जो इसका फोर्स कितना होता है तो वो रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है H बराबर एन आई अपॉन टू आर होता है, एन आई अपॉन आर होता है, यानी कि मैग्नेटिज्म फोर्स हो जाता है, H बराबर हो जाता है एन आई अपॉन आर होता है, मतलब कि रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर इतना का आंसर the magnetism at the center of the circle coil vary at the formula given the H बराबर Ni upon R होता है, which indicates that the vary directly of the current number of terms in the indirectly as radius, radius का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर इतना का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल गिव रिलेटिव हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो होता है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्क, टॉर्क मतलब समझिए कि जो स्पीड से घूम रहा है, और जो टॉर्क हो गया जो अपोजिट में जो फोर्स लगा रहा है उसको टॉर्क बोलेंगे। तो इसको कहते हैं, ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, मिलीमेंस थ्योरम से निकालने के लिए बोल रहा है, जो आर एल लोड है, जो ये आर एल है इसमें बोल रहा है कि करंट कितना होगा, आई एल ये पूछ रहा है। तो मिलीमेंस थ्योरम में हो जाता है कि इसका फार्मूला हो जाता है V बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 ऐसे ऐसे करके प्लस बटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस ऐसे ऐसे करके पैरेलल में हो जाता है। तो इसी तरह से अगर निकालना चाहें हम, तो इसका करंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस पर पुट करते हैं। तो भी ए बी बराबर हो जाएगा, जो पहला नंबर में दिया है कि 8 अपॉन सीधा करें तो 8/3 प्लस 16/3 प्लस 24/3 हो जाएगा बटा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसका सोल्व करिएगा तो भी ए बी बराबर जो आता है उसका मान आता है 16/1 आता है। इसका मान मतलब भी ए बी 16 वोल्टेज आ गया। तो यहाँ से निकालते हैं भी ए बी, तो करंट निकालना है इसमें, तो वोल्टेज तो 16 वोल्ट इसमें आ गया,
आर एच में 16 वोल्ट आ गया, तो यहाँ से करंट निकालने को बोल रहे हैं, तो आर एल बराबर 3 दिया गया है यहाँ पे, तो करंट यहाँ से निकाल देंगे। आई बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो आर 16 हो गया, 16/3 निकालेंगे। नहीं, यहाँ पे हो जाता है, आई निकालने के लिए बोलेंगे तो टोटल आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर वोल्टेज अपॉन आर एस एच प्लस आर एल होता है। तो 16/16 ये रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का निकालिएगा तो ये आ जाता है 1 ओम आता है, और लोड का रेजिस्टेंस इतना है, यानी कि 16/4 हो जाता है, यानी कि 4 एम्पियर करंट निकल गया। तो इसका ऑप्शन 4D वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जो स्टोरेज कितना करेगा, कह रहा है कि द एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया गया है, 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ है, और 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, और नंबर ऑफ टर्न दिया गया है जो 1000 है। मतलब कि एन बराबर दिया गया है 1000, एन बराबर 1000 दिया गया है, डायमीटर 3 दिया गया, तो रेडियस आधा कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा, और लेंथ जो दिया है 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको सब मीटर में चेंज कर देंगे। उसके बाद एक फार्मूला होता है स्टोरेज बराबर एनर्जी स्टोर बराबर हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पहले एल को हमको निकालना पड़ेगा, तो एल बराबर फार्मूला होता है कि म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन जो नीचे हो जाता है एल, यहाँ नंबर ऑफ टर्न दिया गया है, एरिया हमको निकालना पड़ेगा, तो एरिया जो हो जाता है कंडक्टर का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर को आधा कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा, और सबको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 गुने रेडियस 3/2, और इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻4 से गुना हो जाएगा। तो जो एरिया आ जाता है जो एरिया आएगा उसको पुट कर देंगे एल बराबर निकालने के लिए। तो म्यू नोट का मान होता है यहाँ पे कर देंगे कि 4 गुना 3.14, एरिया का मान इतना आ गया 3.14 हो गया, और एल का मान निकाल रहे हैं, तो एल बराबर 3.14 गुना 10⁻7 गुना जो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न 1000 था, 1000 के स्क्वायर कर देंगे, और बटन में जो होता है डिवाइड कर देंगे कितना से 30 गुना 10⁻⁻2 से गुना कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो मीटर में निकाल देंगे। तो इसका मान जो आता है काट करके एल बराबर ये आ जाता है 29.58 गुना 10⁻⁻4 आ जाता है। और इसको अगर पुट करते हैं हाफ एल आई स्क्वायर पर, तो वहाँ पर एनर्जी स्टोर निकल जाएगा। एनर्जी बराबर हाफ एल का मान आ गया है 29.58 गुना 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 गुना हो गया हाफ एल आई स्क्वायर पुट करना है ना, तो आई का मान हम लोग निकाल लेते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो आई दिया गया है लगभग 10 एम्पियर दिया गया है, 10 एम्पियर पुट करते हैं, तो यहाँ पर स्टोरेज जो आ जाता है 0.15 जूल आ जाता है। 0 पॉइंट मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में।
क्वेश्चन नंबर 119 बोल रहा है द मैग्नेट इज केप्ट इन द मीडियम ऑफ एयर सराउंडिंग बाय एन आयरन रिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम द मैग्नेटिक विल बी। जो क्या होगा, एक बोल रहा है कि एक मैग्नेट है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसके आसपास एक सर्कुलर रिंग लगा दिया गया है। अगर रिंग लगा देंगे तो ये क्या होगा, वही ऑप्शन देखिएगा नीचे, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो यहाँ पे होता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आता है तो ये रेडियस की ओर जो आता है, ये रेडियस की ओर पूरा मैग्नेटिक काम करने लगता है, ये जो रिंग है वो क्रॉल करने लगता है। तो यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एसी टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एसी एमीटर यू विल यूज, मतलब कि क्या यूज करेंगे, एसी एमीटर को रेंज को एक्सटेंड करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एन इंडक्टेंस अक्रॉस द मीटर, मीटर के अक्रॉस इंडक्टेंस लगा देते हैं। जैसे कि एक एमीटर है, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देते हैं एक्सटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडक्टेंस लगाने के लिए, तो यहाँ पर अगर कॉइल भी लगाते हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो मीटर का रेंज ऐसे भी एक्सटेंड कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 बोल रहा है द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस इन द मैग्नेटिक सर्किट इज गिवन बाय। मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल का फार्मूला निकालना है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल मतलब फोर्स के लिए बात करें तो एच बराबर एन आई अपॉन एल होता है, एन आई अपॉन एल होता है। इतना फोर्स बराबर इतना होता है, बोल रहा है कि एल लेंथ के लिए द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स मैग्नेटिक सर्किट इज गिवन बाय, मतलब ये नॉर्मल फोर्स होता है सेंटर पर, जब इसे एल से गुना कर देंगे, एक सर्किल के लिए ये होता है फार्मूला एच का, फोर्स का फार्मूला। जब इसको लेंथ को बढ़ा देंगे तो एल से गुना कर देंगे, तो एल से गुना कर देंगे तो ये से कट जाएगा, एन आई बच जाएगा। Paramagnetic force H बराबर एन आई एल, तो फोर्स मैग्नेटिज्म पोटेंशियल एट द लेंथ ऑफ एल विल बी गिवन बाय एन आई अपॉन एल, गुना एल कर देंगे तो एच आई हो जाता है, एच आई एच एल हो जाता है। तो यहाँ पर एक देखिए, फिर से बताते हैं इसको। कह रहा है कि द मैग्नेटिक पोटेंशियल एट द मैग्नेटिक सर्किट इज गिवन बाय, मैग्नेटिक सर्किट का फोर्स क्या, मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा, मैंने मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है। तो सेंटर के लिए फार्मूला होता है एच बराबर एन आई अपॉन एल होता है। जब ये होता है तो इसके साथ अगर ये सिर्फ सेंटर के लिए अगर एल जोड़ देते हैं तो ये एच होता है, एच गुना अगर एल जोड़ कर देंगे तो यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल निकल जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ये डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हैज ए फेज टू फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या ए अपॉन ए दिया गया है, ए अपॉन 1 दिया गया है। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है। द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड इज गिवन बाय, तो ये दिया गया है फेज टू, द डेल्टा स्टार है, द फेज वोल्टेज दिया गया है, फेज वोल्टेज दिया गया है। तो वी एल बराबर जो फार्मूला होता है, वी एल बराबर √3 वी फेज और आई फेज होता है, फेज वोल्टेज के लिए, नहीं लाइन वोल्टेज के लिए, लाइन वोल्टेज के लिए √3 इंटू वी फेज होता है। अगर ये कर देते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन सही हो जाता है, √3 ये हो जाता है। कैसे करेंगे तो इसको आगे बता देंगे।
द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर इज चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इज 5 मिली सेकेंड। जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंडक्टर चेंज करता है, जो करंट टाइम दिया गया है, dt का मान दिया गया है 5 मिली सेकेंड। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन कनेक्टेड एसी सोर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाता है 1/t हो जाता है। तो टाइम दिया गया है 5 मिली सेकेंड, तो मिली को ऊपर ले जाएंगे तो 3 से गुना हो जाएगा, किलो में हो जाएगा। तो कितना, 5 दूना 10, 200 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 123 का। आगे चलते हैं। 124 में इफ 10 माइक्रोफारड इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स विद भी बराबर 50 sin ω t, देन द करंट थ्रू द कैपेसिटर क्या होगा। करंट का मान पूछ रहा है, वोल्टेज का इक्वेशन दिया गया है और करंट का इक्वेशन पूछ रहा है। यहाँ पर कैपेसिटर का मान 10 माइक्रोफारड दिया गया है। अगर यहाँ पे XC बराबर करते हैं तो 1/ω/C हो जाता है। तो XC मतलब रेजिस्टेंस से निकलेगा कैपेसिटेंस का, तो ओमेगा बराबर 200 दिया गया है। 200 गुना जो 10 माइक्रोफारड दिया गया है, 10 माइक्रोफारड दिया गया है। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो 10 माइक्रोफारड ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 गुना 1000 कर देते हैं और किलो कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा बटा 200, नीचे है ना 200 में 2000 है, ये से ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 ऊपर बच जाएगा, तो 1000 बटा 2 बचा तो 500 यहाँ से आ जाएगा, 500 आ गया। यानी कि क्या आ गया, ये XC का मान आ गया 500। अब यहाँ से करंट निकाल रहे हैं तो करंट बराबर हो जाता है सीधा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो I का जो इक्वेशन होगा, वोल्टेज का 50 दिया गया है, sin ω t दिया गया है, और नहीं यहाँ पे एक और जीरो कटने वाला था, थोड़ा सा कट गया, यहाँ पे 50 आएगा और नीचे 50 से भागा दे देंगे तो बच जाएगा ये। और ये आ गया, तो यहाँ जो होता है यहाँ से निकल के आ गया, तो हम लोग देखते हैं कि टोटल जो करंट आ गया, करंट जो आ गया है यहाँ पे साइन कितना आ गया है, ओमेगा, ओमेगा मतलब 200 t आ गया है। तो करंट जो होता है वोल्टेज से लीड करता है 90 डिग्री, तो अगर यहाँ ω t-90 कर देंगे तो मतलब 90 डिग्री करेंगे तो कोस 200 t हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 डिग्री लीड करता है इसलिए साइन को कोस में चेंज कर दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, ए मूविंग कॉइल PMMC मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑब्जर्विंग इट। तो मूविंग आयरन या मूविंग कॉइल का पूछते हैं तो इसका रीडिंग होता है, तो इस पे स्केल पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 125 का कहेंगे तो स्केल पर डिपेंड करता है, सबका स्केल होता है PMMC है इसका, तो ये स्केल को ही ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है कि क्वाड्रेटली स्पीड टाइम कर्व इज यूज्ड फॉर। जो क्वाड्रेटली स्पीड टाइम कर्व होता है वो R1 में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि R1 में यूज करते हैं क्वाड्रेटली, क्वाड्रेटली यूज करते हैं। ये जो R1 में ही यूज होता है, जो स्पीड टाइम जो होता है। क्वेश्चन नंबर 127 में देखते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस हमको करंट निकालना है। तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं। तो करंट डिवीजन रूल का मतलब I5 निकालना है हमको, तो टोटल करंट निकाल देंगे। टोटल करंट 10 दिया गया है और जिससे निकालना है उसको नहीं, अपोजिट वाला को लिखते हैं। अपोजिट में 2 है बट 5 + 7 कर देंगे
और जो आंसर आएगा वही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर 2 2.85 आंसर आ जाता है। 2.85 एम्पियर आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। तो कह रहा है ये हाइड्रोजन इज यूज्ड, जो है हाइड्रोजन को यूज करते हैं किसके लिए? तो हाइड्रोजन हमेशा कूलिंग के लिए यूज करते हैं मशीन में। हाइड्रोजन होता है कूलिंग मटेरियल है, तो हाइड्रोजन को कूलिंग में यूज करते हैं अल्टरनेटर में। क्वेश्चन नंबर 29 को कहेंगे, तो 29 में कह रहा है कि ये 150 वोल्ट डीसी मोटर इज आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 ओम एंड बैक ईएमएफ इज 142 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हो जाता है, मोटर का इक्वेशन में फॉर्मूला होता है V बराबर E प्लस आई ए और आर ए होता है मोटर के केस में। तो वोल्टेज बराबर दिया गया है 142 वोल्ट दिया गया है, बराबर ई जो है 150 वोल्ट है, प्लस आई के मान दिया गया है, नहीं दिया गया है, आई निकालना है तो आई ए निकाल देंगे, और रेजिस्टेंस का मान दिया गया है कितना 0.4 ओम। अब यहाँ से घटा देंगे तो अपोजिट में कितना आ जाएगा 8/0.4 निकालते हैं तो 0 हो जाएगा, मतलब कि 20 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 29 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सिंक्रोनस, क्वेश्चन नंबर 30 का है सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैव 20 पोल एंड कनेक्टेड 50 साइड। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, तो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120 एफ बाई ई होता है। तो टोटल 120 गुना 50 हर्ट्ज दिया गया है, पोल है से 20 है, एक जगह छः छः पचे 30 यानी कि 300 आरपीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि 3/1/2 दिया गया है डिजिटल वोल्ट मीटर डिस्प्ले फ्रॉम, मतलब इतना रीडिंग 3/1/2 दिया गया है, तो ये डिस्प्ले कहाँ से कहाँ तक करेगा? तो आधा का मान हो जाता है 0 से लेके 1 तक इसका मान होता है, और 3 का मान होता है 0 से लेकर के 9 तक होता है। तो टोटल जोड़ हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 999 टू 199 तक होता है, यानी मैक्सिमम के लिए 99 होता है, और जो 0 से 1 तक होता है तो 1 to 9 टोटल हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल 999 टू, यहाँ 0, इसका 999 से 1999 तक होता है इसका रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कैन भी रीड कर सकते हैं, तो 1 to 199 तक रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 में कह रहा है कि जनरेटिंग स्टेशन सप्लाई फ्रॉम द 15,000 किलोवाट, 12,000 किलोवाट, 8500 किलोवाट और 6,000 किलोवाट एंड 450 किलोवाट। द स्टेशन हैज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ 22,000 किलोवाट। कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर फार्मूला होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर में टोटल ऐड करके, किलोवाट को ऐड करके और नीचे मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल कनेक्ट करके इसको जोड़िएगा, 15 प्लस 12 प्लस 8500 प्लस 6000 प्लस 45 450 किलोमीटर बटर डिवाइड कर देंगे 2000 से। तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर जो आता है, डाइवर्सिटी फैक्टर आ जाएगा डिवाइड करके 1.91 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर
133 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि डिटरमाइन द वोल्टेज एट पॉइंट सी सो बिलो द रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जो है डिटरमाइन द वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है पॉइंट सी पर। पॉइंट सी तो दिया गया नहीं है इसमें, लेकिन आधा से निकालना है इसमें। तो करंट बराबर हो जाता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। टोटल करंट पहले निकाल लेंगे इसमें। टोटल सर्किट का करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज दिया गया है। वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज नहीं दिया गया है। करंट थ्रू द सर्किट इज, कुछ इसमें एरर लग रहा है। वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज 120 वोल्ट दिया गया है। 120 बटा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कि कितना दिया गया, टोटल रेजिस्टेंस 80 है और यहाँ पे 100 है, तो टोटल 180 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल करंट जो आएगा वो आ जाएगा 4×3 = 12, 6×2 = 12, 6×3 = 18। तो करंट टोटल आ गया 2/3। करंट का मान आ गया 2/3 एम्पियर टोटल करंट। तो अगर स्पेशल इसमें या इसमें पूछेगा तो करंट डिवीजन रूल से नहीं, वोल्टेज अगर पूछ रहा है तो वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे लगा देंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल मान लीजिए 100 में निकालना है तो V100 बराबर जो वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज 120 है, 120 बटा इसमें निकालना है उसमें कर देते हैं। तो यहाँ 100 बटा टोटल रेजिस्टेंस तो 150 हो जाएगा। और जो काट के लाएंगे आंसर जो भी होगा, स्पेशल सी ऑप्शन दिया ही नहीं है, सी पॉइंट दिया नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि डेंजर वोल्टेज 440 वोल्ट प्लेट क्या होता है, तो ये कटायन होता है। कटायन नोटिस देखते होंगे, 440 वोल्ट का नोटिस दिया हुआ रहता है कहीं पे भी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं तो कह रहा है कि ए टर्मिनल वेयर द थ्री और मोर देन ब्रांच मीट एट ए जंक्शन इज कॉल्ड। मतलब ये कह रहा है कि ये टर्मिनल वेयर थ्री और मोर ब्रांच, मतलब कि एगो टर्मिनल है वहाँ 3 या 3 से ज़्यादा अगर रहता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको नोड बोलते हैं। नोड एनालिसिस में पढ़ना रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग द नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर। नॉन लीनियर का क्या मतलब कि होता है ट्रांजिस्टर, जो भी होता है नॉन लीनियर में आ जाता है। ट्रांजिस्टर में होता है सिलिकॉन, डायोड, ये सब जितना होता है नॉन लीनियर होता है। कंडक्टर हो गया लीनियर होता है, जो ओम्स लॉ वर्क करता है लीनियर पर ही वर्क करता है। रजिस्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, इंडक्टर, सब होता है लीनियर नहीं, सब लीनियर है। और ये ट्रांजिस्टर है जो सेमी कंडक्टर का होता है वो हमेशा नॉन लीनियर होता है। द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट की क्या होता है, तो पावर फैक्टर हमेशा R/Z होता है। ऑप्शन नंबर 20 37 का हो जाएगा। R/Z होता है पावर फैक्टर का मान। जब पावर फैक्टर कहते हैं एक्टिव बटा रिएक्टिव जो होता है वही पावर फैक्टर का मान भी होता है। ट्रायंगल से या एक्टिव हो गया या रिएक्टिव हो गया, अपेरेंट होता है तो एक्टिव बटा रिएक्टिव कर देते हैं तो पावर फैक्टर भी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 138 में देखते हैं एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर टू डायोड द 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर हैज द डोमिनेटेड एडवांटेज। मतलब ब्रिज टाइप जो होता है क्या एडवांटेज रखता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो लिखा है कि पावर पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करेंट करंट चॉपिंग अकर मोर फ्रिक्वेंटली। करंट चॉपिंग का मतलब होता है करंट को जब शॉर्ट होता है, यहाँ करंट बढ़ जाता है तो करंट को मतलब बंद करने के लिए करंट चॉपिंग का यूज़ करते हैं। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं इसमें। 39 का सी होता है। करंट चॉपिंग सबसे ज़्यादा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में होता है, वैक्यूम बना देता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा था बिल्डिंग इज इंजूरी टू आई बिकॉज। जब देखते हैं जनरेटर से जो बिल्डर बिल्डिंग करते रहता है तो वो आँख को इंजूरी क्यों करता है, या
जो उसमें चश्मा लगा करके क्यों करते हैं वेल्डिंग, तो वो होता है जो अल्ट्रा, क्या ऑप्शन है, इंफ्रारेड जो होता है वो भी निकलता है, अल्ट्रा रेड दोनों निकलता है और आँख तक वो आ जाता है, इसके वजह से इंजरी होता है। लेकिन अब बात करते हैं सन का, तो सन से भी अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड दोनों निकलता है। तो यहाँ पे ओजोन परत होता है जो एक को रोक देता है, अल्ट्रा वायलेट को रोक देता है और नहीं पहुँच पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 140 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और दो दोनों अलाउंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 41 में, कह रहा है कि द टाइप ऑफ प्रोटेक्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट टू फॉल्ट अकरिंग बियॉन्ड इट्स जोन इवन थॉट द फॉल्ट करंट में पास थ्रू द जोन। यहाँ पे यूनिट प्रोटेक्शन जो होता है, यूनिट प्रोटेक्शन में जब तक उसमें करंट बहने नहीं लगता है, जब तक वो प्रोटेक्ट नहीं करता, तो यूनिट प्रोटेक्शन जो होता है खुद अपना जोन में प्रोटेक्ट करता है। The type of protection that does not respond of fault occurring beyond its zone, जब फॉल्ट अकर करता है जोन में, इवन थॉट द फॉल्ट करंट में पास, जब तक वो उससे करंट पास नहीं हो तब तक ये जो फॉल्ट अकर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है कि बंडल कंडक्टर EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम प्रोवाइड क्या करता है। बंडल कंडक्टर जो होता है, बंडल कंडक्टर में 3-4 कंडक्टर को साथ में लेकर के चलते हैं, तो ये हो जाता है रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट को रिड्यूस कर देता है, वोल्टेज ग्रेडियंट को रिड्यूस कर देता है। 42 नंबर दो सही हो जाएगा इसमें। बंडल कंडक्टर जो है रिड्यूस कर देता है वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब कहें तो जैसे हम एक कंडक्टर से वोल्टेज को पास कराते हैं तो इसका एरिया जो होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब बंडल कंडक्टर में हो जाता है तो छोटा छोटा एरिया हो जाता है, इसकी वजह से वोल्टेज ग्रेडियंट इसमें रिड्यूस हो जाता है, इसका वोल्टेज ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहते हैं द रेटेड स्पीड ऑफ ए DC शंट मोटर इज 1050 RPM, टू द रन मशीन इज 1200 RPM, द स्पीड कंट्रोल स्कीम यूज, कौन सा स्पीड कंट्रोल यूज करते हैं। इसका 143 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। इसमें एक ऑप्शन होता है कि जब मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1500 स्पीड पर रन कर रहा है, 1050 पर रन कर रहा है स्पीड पर, जब मोटर 1050 पर रन कर रहा है लेकिन स्पीड कंट्रोल करना है 1200 स्पीड तक, तो हमेशा फील्ड बाइंडिंग से कंट्रोल करते हैं, मतलब एभव द स्पीड अगर करना है, मतलब 1050 था 1200 तक करना है तो हमेशा फील्ड से करते हैं, लेकिन अगर 1050 से कम करना होता है तो आर्मेचर के साथ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका 143 का। 144 का ए मैग्नेटिक सर्किट कैरी ए फ्लक्स फाई आई इन द आयरन पार्ट, जो देखिए एक रोटेटिंग पार्ट होता है और एक स्टैटिक पार्ट होता है, ये स्टेटर है ये रोटर है, इसके बीच में एयर गैप होता है जो गैप दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि आयरन पार्ट में जो है ना सिर्फ फाई आई जा रहा है और द एयर गैप में होता है फाई जी जा रहा है। आयरन में फाई आई जा रहा है और एयर में होता है फाई जी, मतलब डिवाइड कर देते हैं तो कोफिशिएंट निकल जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं 145 में। 145 कह रहा है द एफिशिएंसी नॉर्मली ऑब्टेन्ड इन द सर्किट अंडर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में हमेशा एफिशिएंसी जो होता है 50% होता है, मतलब कि मैक्सिमम पावर होता है ये आर टी एच हो गया, इधर आर एल हो गया, वोल्टेज सोर्स होता है, जब ये दोनों आर टी एच बराबर आर एल हो जाता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, इसका एफिशिएंसी 50% होता है। क्वेश्चन नंबर 146 में कह रहे हैं the least number of single phase wattmeter required to the measurement total power consumption by the unbalanced load from the 3 phase 4 wire system। यहाँ पे 3 फेज और 4 वायर का कह रहा है, तो हमेशा वायर को लेकर के चलते हैं, वायर में से एक हटा देते हैं उतना ही ज़रूरत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 146 का आंसर हो जाएगा 3 को ज़रूरत होगा, वायर में से एक हटा देते हैं हमेशा।
थ्री फेज अगर थ्री वायर होगा तो थ्री में से एक हटा देंगे तो दो वो ज़रूरत होगा, तो यानी दो हो जाएगा। लेकिन अगर थ्री फेज फोर वायर है तो तीन वो वाट मीटर का ज़रूरत होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 147 का। इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ चौक इज प्राइमरीली। चौक का काम क्या होता है? तो हमेशा चौक जो करता है, 147 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 147 नंबर में होता है, जो चौक लगा हुआ रहता है यहाँ पे मरकरी में, पहले चौक लगा रहता है। तो ये जो मरकरी होता है इसमें डिस्चार्जिंग का काम करता है। जो डिस्चार्जिंग होता है उसको इनिशिएट कर देता है। जो लाइट मरकरी का चालू करते हैं, जो भी होता है मतलब कि चौक का काम है कि जो जो इनिशिएशन होता है उसमें डिस्चार्ज होने का, वैपर भरा हुआ रहता है, वो डिस्चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब ये इसका काम होता है कि वैपर जब यहाँ भरा हुआ तो पहले ये डिस्चार्ज कर दे और फिर ये ऑफ हो जाए। फिर अगर डिस्चार्ज का कमी हो तो फिर करंट एक्शन दे करके इनिशिएट इनिशिएट द डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के लिए इनिशिएट कर देता है। ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट द इम्पीडेंस एट द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में जो हो जाता है 148 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा तो ये हो जाता है इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट द इम्पीडेंस एट द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर जो होता है इम्पीडेंस अंडर रूट 2r हो जाता है, अंडर रूट 2r हो जाता है। फॉर ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट इम्पीडेंस एट द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस जो होता है अंडर रूट 2r हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 अगर चलते हैं, तो व्हाट इज द रोटर ऑफ मिनिमम क्या है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी मेजर्ड स्विच कैपेसिटेंस ट्रांजिस्टर। जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट कैन बी मेजर्ड विथ कैपेसिटेंस ट्रांड्यूसर। कैपेसिटेंस ट्रांड्यूसर होता है वो, इसका 149 का नंबर दो सही हो जाएगा, 1 माइक्रोफारड का हो जाता है। कह रहा है 49 का, इन कैपेसिटिव ट्रांड्यूसर मिनिमम ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी मेजर्ड इज 1 माइक्रोफारड। 1 माइक्रोमीटर तक ये करता है, मेजर करता है डिस्प्लेसमेंट का। द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर मिनिमम ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी मेजर्ड 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ऑप्शन नंबर 50 का अगर देखते हैं, तो इसमें कैपेसिटर का मान पूछ रहा है जो एल और एम के बीच में है। कह रहा है कि द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द एल एंड एम, एल और एम के बीच में क्या कैपेसिटेंस होगा। तो देखिएगा फर्स्ट में ये वाला जो है पैरेलल में है, तो पहले पैरेलल में है तो ये कितना ओम का है, कितना फैराड का है, 2 और 1 है, 2 और 1 है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो पैरेलल में है तो 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको सीरीज में है तो इसके साथ फिर पैरेलल में 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। जब पैरेलल निकालिएगा तो फिर यहाँ पे ये पैरेलल में है तो इस सीरीज में हो जाएगा 3/2 + 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये पैरेलल में हो जाएगा, इसी तरह निकालिएगा तो एल एम के बीच में हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा, इसका मान ये आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी बताना चाहेंगे कि जब यहाँ कैपेसिटर सीरीज में होता है, मान लीजिए कि इसका 2 माइक्रोफैराड है और इसका 3 माइक्रोफैराड, तो 2 और 3 5 हो जाता है। ऐसा ही अगर पैरेलल में करते हैं तो पैरेलल में क्या हो जाता है, तो 1/2 + 1/3 करके निकालते हैं, तो यही यहाँ पे हो जाता है 6/6, यानी कि 1 आ जाता है। यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यही होता है, यहाँ पे लगा देना है। एक बार सीरीज, एक बार पैरेलल, एक बार सीरीज, एक बार पैरेलल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 में। तो 151 में बोल रहा है कि द एवरी स्मॉल मॉडल इज एप्लीकेबल। एवरी स्मॉल मॉडल जो होता है वो बीजेटी में होता है। ऑप्शन नंबर 51 का डी ऑप्शन सही होगा। एवरी स्मॉल मॉडल होता है बीजेटी में लगाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स वुड हैव। आइडियल वोल्टेज सोर्स कह रहा है, तो वोल्टेज सोर्स को हमेशा वोल्टेज सोर्स ऐसे है, आइडियल में होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो वही होता है इसमें कि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है।
अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जीरो सोर्स इम्पीडेंस। तो ऑप्शन नंबर 152 का दो सही हो जाएगा। जो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है और एमीटर में कहें तो इसमें पैरेलल में होता है, तो ये पैरेलल में नहीं होता है तो आइडियल एमीटर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 53 में कहते हैं फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव द रिपल फैक्टर इज, रिपल फैक्टर कितना होता है? साइन वेव का रिपल फैक्टर 1.21 होता है। हाफ वेव का, हाफ वेव का रिपल फैक्टर 1.21 होता है, फुल वेव का 1.41 होता है। तो ये याद करने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 154 में देखते हैं। 154 का कहना है कि टू डीसी सीरीज मोटर कनेक्टेड इन सीरीज, दो वो डीसी मोटर है, मोटर 1 मोटर 2 तो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ड्रा वन एम करेंट 1 आई एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, सीरीज में है तो आई करंट ड्रॉ कर रहा है। एंड रन इन स्पीड से, स्पीड इसका कितना है, एन दिया गया है, दोनों सीरीज में है तब। What the some two motor are connected in parallel taking current I from the supply, the speed of the motor क्या हो जाएगा? तो स्पीड क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 154 को देखते हैं। तो स्पीड और करंट में फार्मूला होता है, एक इक्वेशन होता है स्पीड और करंट में। तो N2 बटा N1 बराबर IA बटा IA2 हो जाएगा, क्योंकि अगर इस ए वाला पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं टू मोटर को, पहले सीरीज में था, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो करंट यहाँ आधा आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो I/2 यहाँ, I/2 यहाँ हो जाएगा। तो करंट और स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? तो स्क्वायर में हो जाता है। देखिए फ्रेश करके लिख देते हैं। N2 बटा N1 बराबर IA/2 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा N2 बटा N1 बराबर 4/1 हो जाएगा, ऐसा ही कट जाएगा। तो N1 यहाँ चला जाएगा तो N2 बराबर 4IN हो जाएगा, यानी कि 4N से स्पीड से चलेगा पैरेलल में कनेक्ट करें। कहने का मतलब ये था कि जब दो मोटर सीरीज में कनेक्टेड था तो N स्पीड से चल रहा था, लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 4 गुना स्पीड से मतलब चलने लगेगा, स्पीड बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर है द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है जो डीसी सीरीज मोटर में होता है, जो कि ट्रैक्शन रेल में यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे ट्रेन में जो बोर्ड लगा रहता है उसमें 220 वोल्ट डीसी लिखा हुआ रहता है, यानी कि जो डीसी सीरीज मोटर होता है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 156 में। तो कह रहा था द डिस्ट्रीब्यूशन लॉस दैट द यूटिलाइज सफरिंग while the transforming power from the generating station to the consumer is accounted under। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहने का मतलब यहाँ अगर जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ होम तक पहुँचाने में जो ये कंडक्टर में लॉस होता है, ये लॉस को किस में जोड़ा जाता है, किस कॉस्ट में जोड़ा जाता है? तो हमेशा इसको रनिंग कॉस्ट में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 157 में देखिएगा कि कह रहा है इन ए पावर प्लांट इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी। कह रहा है कि जो प्लांट मैक्सिमम डिमांड जो है इक्वल हो जाएगा प्लांट कैपेसिटी का। मैक्सिमम डिमांड कहने का मतलब कि जो कंज्यूमर का डिमांड है मैक्सिमम, और पावर कैपेसिटी का मतलब कि जनरेटिंग स्टेशन कितना जनरेट कर रहा है, मतलब कि 100 मेगावाट अगर मैक्सिमम डिमांड है और जनरेट भी कर सकता है 100 मेगावाट, तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि जब दोनों बराबर हो जाएगा तो रिजर्व कैपेसिटी तो बचेगा नहीं, कुछ रिजर्व नहीं रहेगा, तो दोनों को घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो वही होता है प्लांट कैपेसिटी बिल भी जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 58 का, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर फाइंड द एनर्जी आई टी फाइव बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 158 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसको अलग से वीडियो बना कर देंगे क्योंकि ये लंबा बहुत ज़्यादा है, थियोरटिकल है, ऐसे भी क्वेश्चन को स्किप करना रहता है एग्जाम में। कह रहा है कि द टू वायर ए एंड बी हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एंड द आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। सेम क्रॉस सेक्शन और सेम मटेरियल का बना हुआ है और आर ए का रेजिस्टेंस 800 ओम है और आर बी का 100 ओम रेजिस्टेंस है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए इज लॉन्गर देन बी। कितना लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में यही कह रहा है कि एक का आर ए जो है 800 है और आर बी जो है वो है 100 ओम है। तो यही कह रहा है कि द करंट थ्रू द वोल्ट मीटर विल बी, लॉन्गर कौन ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लंबा होगा। तो यही हो जाएगा। कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए इज लॉन्गर देन बी। ए जो है कितना लंबा हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन देखिए इस तरह से हो जाएगा। आर बी बटा आर ए अगर करते हैं तो आर का रेजिस्टेंस सेम है। आर का रेजिस्टेंस 800, 800 का नहीं, आर बी का 100 है। लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका 800 है। कट जाएगा तो आर ए बराबर ये ऊपर चला जाएगा। आर ए बराबर 8 गुना आर बी हो जाएगा, यानी कि आर ए का लंबाई ज़्यादा हो जाएगा 59 का। बी नहीं होगा, 8 गुना हो जाएगा लंबा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 160 में, ये डीसी वोल्ट मीटर है द सेंसिटिव